हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में बताए जा रहे क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने व इन प्रश्नों को नोटबुक में लिखकर याद करें तथा इस वीडियो को अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना। अगला प्रश्न, व्यापार की उन्नति के कारण कौन सा भारतीय शहर भारत का सरताज शहर कहलाता था? व्यापार की उन्नति के कारण भारत का सरताज शहर बंबई कहलाता था। अगला प्रश्न, बंबई में नव शास्त्रीय, नव क्लासिकल शैली में निर्मित दो इमारतों के नाम बताइए। बंबई का टाउन हॉल व एल्फिंस्टन सर्कल, ये दोनों बंबई में नव शास्त्रीय, नव क्लासिकल शैली में निर्मित दो इमारतें थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में हिल स्टेशनों का विकास क्यों किया गया था? हिल स्टेशन अंग्रेज सैनिकों को ठहराने, सीमाओं की चौकसी करने और शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। अगला प्रश्न, पेट और पुरम में क्या अंतर है? पेट तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के किन्हीं तीन शहरों के नाम बताइए। मद्रास, कलकत्ता, बंबई, ये तीनों औपनिवेशिक काल के प्रमुख शहर थे। अगला प्रश्न, कलकत्ता को किन तीन गांवों को मिलाकर बनाया गया था? सुल्तानाती, कोलकाता, गोविंदपुर, इन तीन गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। अगला प्रश्न, जनगणना के आंकड़ों का क्या महत्व है? जनगणना शहरीकरण के इतिहास का अध्ययन करने का बहुमूल्य स्रोत है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्यकर नगर और अस्वास्थ्यकर नगर कौन से होते थे? व्हाइट टाउन स्वास्थ्यकर तथा ब्लैक टाउन अस्वास्थ्यकर कहलाते थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शहरों में इमारतें बनाने के लिए कौन सी स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था? नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली, इंडो सार्वजनिक शैली, इन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग औपनिवेशिक शहरों में इमारतें बनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, परंपरागत गुजराती शैली से निर्मित किन्हीं दो इमारतों के नाम बताइए। ताजमहल होटल तथा गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों इमारतें परंपरागत गुजराती शैली से निर्मित थी। अगला प्रश्न, कलकत्ता में अंग्रेजों की सत्ता की प्रतीक इमारत कौन सी थी? कलकत्ता में अंग्रेजों की सत्ता की प्रतीक इमारत गवर्नमेंट हाउस थी। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में जमशेदपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? औपनिवेशिक काल में जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, सेनेटोरियम के रूप में किनका विकास किया गया था? सेनेटोरियम के रूप में हिल स्टेशनों का विकास किया गया था। अगला प्रश्न, दी मार्बल पैलेस के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी शहरी संभ्रांत वर्ग के एक भारतीय परिवार ने कलकत्ता में दी मार्बल पैलेस नामक एक अत्यंत भव्य इमारत बनवाई थी। अगला प्रश्न, ब्लैक टाउन किसे कहते थे? जिस शहरी इलाके में भारतीय काले लोग रहते थे वह ब्लैक टाउन कहलाता था। अगला प्रश्न, व्हाइट टाउन से क्या अभिप्राय है? जिस शहरी इलाके में अंग्रेज गोरे लोग रहते थे वह व्हाइट टाउन कहलाता था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों की नज़र में ब्लैक टाउन कैसे थे? अंग्रेजों की नज़र में ब्लैक टाउन अराजकता के केंद्र व गंदगी और बीमारियों के स्रोत थे। अगला प्रश्न, ब्लैक टाउन में भारतीयों द्वारा बनवाए गए मंदिर को अंग्रेज क्या कहते थे? ब्लैक टाउन में भारतीयों द्वारा बनवाए गए मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पेगोडा कहते थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में स्थापित दो हिल स्टेशनों का उल्लेख कीजिए। शिमला और माउंट आबू, ये दोनों औपनिवेशिक भारत में स्थापित दो हिल स्टेशन थे। अगला प्रश्न, भारत के मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों शहर मूलतः किस प्रकार के गांव थे? ये तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे।
अगला प्रश्न, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित थी? राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में थी। अगला प्रश्न, आरंभ में अधिकांश लोग जनगणना को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे? आरंभ में अधिकांश लोग जनगणना को संदेह की दृष्टि से इसलिए देखते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार नए कर लागू करने के लिए जांच करवा रही है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता की 3 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता के 3 महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, दिल्ली और लाहौर थे। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों तथा डचों ने कब और कहां अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की? पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में तथा डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब व कैसे प्राप्त हुआ? ब्रिटिश सम्राट को बंबई पुर्तगाल से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी? मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल नामक अधिकारी की होती थी। अगला प्रश्न, लॉटरी कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई थी? 1817 ईस्वी में कलकत्ता में नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम किस बंदरगाह से बेचती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम बंबई बंदरगाह से बेचती थी। अगला प्रश्न, कलकत्ता में किन लोगों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान बनवाए? कलकत्ता में बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बंबई में किस होटल का निर्माण करवाया था? प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बंबई में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, 7 टापुओं वाला शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं वाला शहर बंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस किले का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में बनाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया गया था। अगला प्रश्न, चौल से आप क्या समझते हैं? बंबई में जगह की कमी एवं भीड़ भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारत बनाई गई थी जिसे चौल कहा जाता था। अगला प्रश्न, मद्रास में इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन का नाम बताइए। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन मद्रास लॉ कोर्ट्स था। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में अपने रहने के लिए जो महल बनवाया था वह क्या कहलाता था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में अपने रहने के लिए जो महल बनवाया था वह गवर्नमेंट हाउस कहलाता था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के 2 औद्योगिक शहरों के नाम बताइए। कानपुर और जमशेदपुर, ये दोनों औपनिवेशिक काल के औद्योगिक शहर थे। अगला प्रश्न, राइटर्स बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं? राइटर्स बिल्डिंग कंपनी का एक मुख्य प्रशासनिक कार्यालय था। क्लर्क को राइटर्स कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के लिए किस नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए थे? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के लिए सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए थे। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की थी? 1864 में गवर्नमेंट जनरल जॉन लॉरेंस ने अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, नवगोथिक शैली की 2 इमारतों तथा इसमें धन लगाने वाले भारतीयों के नाम बताइए। नवगोथिक शैली की पहली इमारत यूनिवर्सिटी हॉल थी, जिसमें धन लगाने वाले भारतीय कवाची जहांगीर रेड्डीमनी थे, तथा दूसरी इमारत राजाभाई टावर थी, जिसमें धन लगाने वाले भारतीय प्रेमचंद रायचंद थे। अगला प्रश्न, स्थापत्य शैलियों से क्या पता चलता है? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों एवं उसमें निहित विविधताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में कब बस गए थे? सन 1639 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में बस गए थे। अगला प्रश्न, कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया था?
शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के ऐसे दो नगरों के नाम बताइए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। मदुरई और कांचीपुरम, ये दोनों दक्षिण भारत के प्रमुख नगर थे जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। अगला प्रश्न, 16वीं तथा 17वीं सदी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर किन बातों के लिए प्रसिद्ध थे? ये शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत में कौन से रेलवे नगर अस्तित्व में आए? 19वीं शताब्दी में भारत में जमालपुर, वाल्टेयर तथा बरेली आदि रेलवे नगर अस्तित्व में आए। अगला प्रश्न, भारत में 4 यूरोपीय कंपनियों के मुख्य व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक केंद्र पणजी अथवा गोवा था। डच हॉलैंड कंपनी का व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम था। अंग्रेज कंपनी का व्यापारिक केंद्र मद्रास, कलकत्ता, बंबई इत्यादि थे तथा फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बंबई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में किस नहर में आवागमन शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में स्वेज नहर में आवागमन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, आमार कथा मेरी कहानी नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? आमार कथा मेरी कहानी नामक आत्मकथा विनोदिनी दास ने लिखी थी। अगला प्रश्न, नवगोथिक स्थापत्य शैली की विशेषताएं बताइए। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे और बारीक साज सज्जा इत्यादि नवगोथिक स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, नवगोथिक शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट इमारत कौन सी थी जो बंबई में निर्मित थी? नवगोथिक शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट इमारत विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन थी। अगला प्रश्न, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए कौन सी इमारत बनाई गई थी? राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया नामक इमारत बंबई में बनाई गई थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी बस्तियों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किलेबंदी की गई थी। अगला प्रश्न, लॉटरी कमेटी का संबंध किस औपनिवेशिक शहर से था? लॉटरी कमेटी का संबंध औपनिवेशिक शहर कलकत्ता से था। अगला प्रश्न, उस किले का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम नामक किला कलकत्ता में बनवाया गया था। अगला प्रश्न, चितपुर बाजार कहाँ स्थित था? चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। अगला प्रश्न, कस्बा और गंज में क्या अंतर था? कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर होता था जबकि गंज एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब राजधानी बनाया था? 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली क्या थी? इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों शैलियों के तत्व थे। अगला प्रश्न, चमड़े की चीजों तथा ऊनी और सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा औद्योगिक नगर प्रसिद्ध था? कानपुर चमड़े की चीजों तथा ऊनी और सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने कब और कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। अगला प्रश्न, बंबई में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का प्रतीक है? बंबई में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती शैली का प्रतीक है। अगला प्रश्न, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में कौन से इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बंबई में फोर्ट इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, मद्रास के नए ब्लैक टाउन से क्या अभिप्राय है? मद्रास के नए ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे। यहाँ आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे।
अगला प्रश्न, 1800 ईस्वी तक जनसंख्या की दृष्टि से कौन से भारतीय शहर विशालतम शहर बन गए थे? 1800 ईस्वी तक जनसंख्या की दृष्टि से मद्रास, कलकत्ता और बंबई विशालतम शहर बन गए थे। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कलकत्ता में किस वर्ष बसे थे? 1690 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कलकत्ता में बसे थे। अगला प्रश्न, पहला हिल स्टेशन कब और कौन सा बनाया गया था? पहला हिल स्टेशन 1815-16 में शिमला में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेज बस्ती का प्रयोग किस रूप में करते थे? अंग्रेज गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के रूप में बस्ती का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य तक भारत के दो प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से थे? कानपुर और जमशेदपुर। ये दोनों 19वीं सदी के मध्य भारत के प्रमुख औद्योगिक शहर थे। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला की इंडो सार्सेनिक तथा नव गौथिक शैली की प्रमुख इमारतों के उदाहरण बताइए। इंडो सार्सेनिक शैली की प्रमुख इमारतें ताजमहल होटल तथा गेटवे ऑफ इंडिया थी तथा नव गौथिक शैली की प्रमुख इमारतें सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय तथा उच्च न्यायालय थी। अगला प्रश्न, हिल स्टेशन पर्वतीय सैरगाह औपनिवेशिक शहरी विकास की एक विशिष्ट विशेषता थी। शिमला को छोड़कर दो अन्य हिल स्टेशनों के नाम बताइए जो अंग्रेजों की आवश्यकताओं से जुड़े थे। माउंट आबू तथा दार्जिलिंग, ये दोनों भी अंग्रेजों की आवश्यकता से जुड़े हुए हिल स्टेशन थे। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम के बारे में आप क्या जानते हैं? फोर्ट विलियम कलकत्ता का एक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया था? 1911 ईस्वी में बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, सिविल लाइंस क्या थे? सिविल लाइंस औपनिवेशिक काल में वे नए शहरी क्षेत्र थे जहां केवल गोरे लोग ही निवास करते थे। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में बंबई में और 1690 ईस्वी में कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, बंबई में नव गौथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम बताइए। बंबई विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल, ये दोनों बंबई में नव गौथिक शैली की इमारतें थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी किन बस्तियों की किलेबंदी की थी? अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी बस्तियों की किलेबंदी की थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किन्हीं दो हिल स्टेशनों के नाम बताइए। अंग्रेजों ने 1818 में माउंट आबू तथा 1835 में दार्जिलिंग में हिल स्टेशनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बंबई से व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? बंबई से व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। प्रश्न, भारत के एक आधुनिक औद्योगिक देश न बनने का क्या कारण था? इंग्लैंड की पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीति के कारण ही भारत एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन सका था। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष में किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास सन 1872 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में दशकीय जनगणना कब से एक नियमित व्यवस्था बन गई थी? 1881 से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम किसे बनाया था? अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम सूरत को बनाया था। प्रश्न, बंबई में नव गौथिक शैली में निर्मित 4 इमारतों के नाम बताइए। बंबई में नव गौथिक शैली में निर्मित 4 इमारतें बंबई सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय एवं बंबई टर्मिनस रेलवे स्टेशन थी। अगला प्रश्न, मद्रास में व्हाइट टाउन का केंद्र कौन था?
मद्रास में व्हाइट टाउन का केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत का आधा निर्यात तथा आयात किस शहर से होता था? 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत का आधा निर्यात तथा आयात बंबई से होता था। अगला प्रश्न, बंबई सचिवालय का डिजाइन किसने बनाया था? बंबई सचिवालय का डिजाइन HST क्लेयर विल्किंसन ने बनाया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली ने शहर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की जिम्मेदारियों का उल्लेख किसमें किया था? लॉर्ड वेलेजली ने शहर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की जिम्मेदारियों का उल्लेख 1803 में कलकत्ता मिनट्स में किया था। प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, बंबई की उस इमारत का नाम बताइए जो ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित है। बंबई की एल्फिंस्टन सर्कल नामक इमारत ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित है। अगला प्रश्न, बगीचा घर का संबंध किस औपनिवेशिक शहर से था? बगीचा घर औपनिवेशिक शहर कलकत्ता से संबंधित था। अगला प्रश्न, बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न, मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा के राजनीतिक प्रभुत्व की समाप्ति के बाद किन क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ गया था? मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा के राजनीतिक प्रभुत्व की समाप्ति के बाद लखनऊ, हैदराबाद, रंगपट्टम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर इन क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न, 1900 से 1940 के मध्य 40 वर्षों की अवधि में भारतीय शहरी आबादी में कितनी वृद्धि हुई? 1900 से 1940 के मध्य भारतीय शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग किस प्रकार जीवन यापन करते थे? ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खेती, जंगलों में संग्रहण तथा पशुपालन द्वारा जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों तथा शहरों को अलग दिखाने वाली कोई एक विशेषता बताइए। कस्बों तथा शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की किलेबंदी नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न, बंबई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र क्यों था? बंबई एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। अगला प्रश्न, आजकल बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता को किन नामों से जाना जाता है? आजकल बंबई को मुंबई, मद्रास को चेन्नई तथा कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, कलकत्ता और बंबई में किस प्रकार के कार्यालय स्थापित किए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, कलकत्ता और बंबई में व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का कार्यालय कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का कार्यालय बंबई के टाउन हॉल में है। अगला प्रश्न, 18वीं सदी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान कैसे साम्राज्य ने ले लिया? 18वीं सदी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के लिए सिविल लाइंस में किन इमारतों का निर्माण किया गया था? अंग्रेजों के लिए सिविल लाइंस में चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, पैदल मैदानों, चर्च आदि का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के नए शहरों में यातायात के कौन से साधन थे? भारत के नए शहरों में यातायात के साधन घोड़ागाड़ी, ट्राम तथा बस थे। अगला प्रश्न, भारतीय शहरों में किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? भारतीय शहर में मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न, कलकत्ता में मजदूर वर्ग के लोग कहाँ रहते थे? कलकत्ता में मजदूर वर्ग के लोग शहर के विभिन्न इलाकों की कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। अगला प्रश्न, भारतीय शहरों में किन लोगों की मांग बढ़ रही थी? भारतीय शहरों में वकीलों, डॉक्टर, शिक्षकों, क्लर्कों, इंजीनियरों, लेखाकारों आदि की मांग बढ़ रही थी। अगला प्रश्न, सिविल लाइंस में किनको बसाया गया था? सिविल लाइंस में केवल गोरों लोगों को बसाया गया था। अगला प्रश्न, कस्बों में किस प्रकार के लोग निवास करते थे?
कस्बों में व्यापारी, शिल्पकार, प्रशासक एवं शासक आदि लोग निवास करते थे। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर सुने, अपनी नोटबुक में लिखें, इन प्रश्नों को याद करें। इस प्रकार के प्रश्न के बोर्ड परीक्षा में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।